गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने लिंग संलग्न रोगों के विषय में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 2 रोगों के विषय में बताया था, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये दोनों ही रोग जो हैं वो लिंग संलग्न हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि लिंग यानी कि हम जो गुणसूत्र हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं यानी X और Y, जब उन पर ये रोग के जीन्स उपस्थित होते हैं तो उसे हम लिंग संलग्न रोग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 रोग पढ़े, वर्णांधता और हीमोफीलिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज भी हम लोग गुणसूत्र संलग्न रोग ही पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे जो रोग अब हम पढ़ेंगे वो लिंग गुणसूत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, इनको हम कह सकते हैं, आपको ये पता है कि गुणसूत्र जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गए कायिक, जिन्हें हम ऑटोसोमल कहते हैं, जो कि बाकी के हमारे शारीरिक संगठन का निर्धारण करते हैं, रंग रूप का, पुतली के रंग का, त्वचा के रंग का, बालों के प्रकार का। तो ये सब निर्धारित करने वाले जो गुणसूत्र हैं उन्हें हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इसके विपरीत जो गुणसूत्र हमारे लिंग का निर्धारण करते हैं यानी कि स्त्री और पुरुष का निर्धारण करते हैं, वो XX और XY होते हैं। ठीक है, जिसमें से XX स्त्री और XY पुरुष को निरूपित करते हैं। तो अब इनसे रिलेटेड हमने 2 रोग पढ़ चुके हैं हम लोग, वर्णांधता और हीमोफीलिया। अब जो हम रोग पढ़ने वाले हैं वो सब कायिक गुणसूत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिजीज़ेस भी कहते हैं। ऑटोसोमल का मतलब कायिक से है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुल मिलाकर मैं 5 रोगों के विषय में बताऊंगी, जिसमें से पहला जो रोग है वो आपका है स्वादहीनता। ठीक है, कभी कभी जो है वो स्वादहीनता जो है वो ऑटोसोमल या कायिक गुणसूत्र में विकार आ जाने के कारण, विकार का मतलब क्या है, दोष या कोई कमी या अधिकता हो जाने के कारण पाया जाता है। अब चूँकि वो इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको हम लोग विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी आती है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें से हम जो रोग पढ़ेंगे, स्वादहीनता के अलावा जो दूसरा रोग है वो है हमारा रंजकहीनता, जिसे इंग्लिश में हम एल्बिनिज़म कहते हैं। ठीक है, अब इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इस पर अधिकतर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी ही पूछी जाती है। इससे संबंधित अगर सवाल भी आते हैं तो उसे भी आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको मैंने जो हीमोफीलिया और वर्णांधता से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, अगर वो आप कर ले जा रहे हैं तो फिर किसी भी रोग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसमें अधिकतर आपको वैसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी कि किस तरह से अगर माता को ये रोग है और पिता सामान्य है या फिर उल्टा हो उसका, तो संतानों में क्या उस रोग का प्रतिशत होगा। इसी तरह के इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अब हम पहले देख लेते हैं एल्बिनिज़म या रंजकहीनता क्या है। तो मानव में आपको मालूम है कि जो त्वचा का रंग है या जो भी आँखों की पुतली का रंग है, बालों का रंग है, ये सब किसी एक विशेष वर्णक के कारण होता है, जिसको हम पिगमेंट कहते हैं, और ये पिगमेंट होता है मेलानिन। ठीक है, इस मेलानिन पिगमेंट के ही कारण हमारी त्वचा का भी रंग निर्धारित होता है, आँखों की पुतली का भी रंग निर्धारित होता है, और बालों का रंग भी निर्धारित होता है। काला, भूरा आदि रंग जो है वो मेलानिन की ही मात्रा पर निर्भर होता है। तो इसमें जब मेलानिन पिगमेंट का बनना, जो इसका निर्माण है या इसके बनने की क्रिया है, वो जब प्रभावी जीन, अब चूँकि एल्बिनिज़म है तो इसको हम कैपिटल A और स्मॉल a या स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। अब जब ये प्रभावी जीन पर उपस्थित होता है तो उसको हम कैपिटल A से दिखाते हैं। तो मेलानिन का बनना जो है वो प्रभावी जीन यानी कैपिटल A, या फिर आपको ये भी मालूम है अब कि अगर कैपिटल A और स्मॉल a यानी संकर भी साथ में होगा तो वो भी आपको दिखाई प्रभावी ही पड़ेगा। तो
इस पर निर्भर करता है। और इस जीन का जो अप्रभावी है, यानी कि स्मॉल ए हो जाने पर क्या होता है कि अगर ये जो मेलानिन बनाने वाला जीन है वो अगर अप्रभावी हो जाए तो उससे क्या होगा, टायरोसिनेज नामक एंजाइम का निर्माण होना बंद हो जाता है। ये सब आपको याद करना होगा, ठीक है। टायरोसिनेज एंजाइम के कारण ही मेलानिन का निर्माण शुरू होता है। तो जब कभी कभी अगर ये जीन अप्रभावी हो जाए, है ना, यानी कि स्मॉल ए प्रकट हो, तो उस अवस्था में टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। तो चूँकि टायरोसिनेज एंजाइम का निर्माण नहीं होता तो उससे बनने वाला मेलानिन पिगमेंट भी नहीं बन पाता। तो ऐसी दशा में जिन लोगों के अंदर ये अप्रभावी जीन प्रकट हो जाता है, उनकी त्वचा पे सफ़ेद चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, सब बाल सफ़ेद हो जाते हैं और पुतली का रंग भी जो है वो गुलाबी हो जाता है, काला नहीं रह जाता। इसी रोग को या इसी अवस्था को हम एल्बिनिज़म या रंजकहीनता कहते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, रंजक मीन्स कलर, हीनता मीन्स ना होना, कमी होना। तो जब ये कलर आपका क्या, आपकी त्वचा का कलर काला है, गोरा है, सांवला है, या बालों का रंग काला है, भूरा है, ये रंग ही जब ना रहे तो उसी को हम रंजकहीनता कहते हैं। तो इस तरह से लगभग, और इसका जो अकरेंस है यानी इसकी जो होने की प्रतिशतता है वो बहुत ही कम होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 25,000 अगर व्यक्तियों का आप सर्वे करिए तो उसमें से आपको कोई एक व्यक्ति ही एल्बिनिज़म का शिकार मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, एल्बिनो, ठीक है। जिनको ये रोग होता है उनको हम एल्बिनो कहते हैं। या हिंदी में आपने सुना होगा सूरजमुखी, जिनका पूरा की चेहरा सफ़ेद हो जाता है, आपको दिखता होगा ना कि बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, बालों का रंग उड़ जाता है, तो वही है ये रंजकहीनता। और ऐसे आपको व्यक्ति बहुत ही कम दिखाई पड़ते होंगे। दूसरा हमारा जो तीसरा एक तरह से हमारा जो रोग है कायिक गुणसूत्र के विकार के कारण, उसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम PKO लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है देख लेते हैं। कुछ लोगों में एक विशेष प्रकार का मानसिक रोग हो जाता है जिसमें कि उनमें बुद्धि जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं वो, और इसे ही हम PKU कहते हैं। सामान्य अवस्था में जो एक स्वस्थ मनुष्य होगा उसके शरीर में जो एक एसिड है फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड, ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो ये एंजाइम अगर प्रभावी जीन की उपस्थिति में बनता है, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हुई, ये दशा हुई कि ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है ये प्रभावी जीन की उपस्थिति में ही बनता है। जब इसका जीन अप्रभावी हो जाता है ना, तो फिर इस एंजाइम का संश्लेषण या निर्माण नहीं हो पाता। तो इसीलिए फिनाइल एलानिन का परिवर्तन टायरोसिन अमीनो एसिड में नहीं हो पाता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, एलानिन की मात्रा जो है वो आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में जमा होने लगती है, एकत्रित होने लगती है। इसलिए इस प्रकार से अल्पबुद्धिता या जड़ बुद्धि हो जाते हैं। चूँकि नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे ब्रेन इसका मेन पार्ट है, तो वहाँ पर चूँकि ये जमा होने लगता है एलानिन, जिसके कारण कि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म होने लगती है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो IQ होता है, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट या बुद्धि लब्धता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या बुद्धि भागफल भी कह सकते हैं, वो बहुत ही कम हो जाता है, 0 से 20 के बीच में हो जाता है और ये सबसे कम माना जाता है। तो ये आप अब समझ लीजिए इसको कि एलानिन जब जमा होने लगता है, और एलानिन क्यों जमा होने लगता है, क्योंकि एलानिन जो है वो फिनाइल एलानिन का परिवर्तन अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति होगा तो उसमें फिनाइल एलानिन का परिवर्तन टायरोसिन में हो जाता है, ठीक है। और टायरोसिन हमारे लिए सेहतमंद है, जबकि जब ऐसा नहीं होता तो एलानिन जो है वो जमा होने लगता है, वो नर्वस सिस्टम में जमा होकर जो है संवेदना को कम करने लग जाता है। फिर चौथा हमारा जो रोग है वो है एल्केप्टुनेरिया, ठीक है। एल्केप्टुनेरिया है और इसमें ये भी एक प्रकार का
जेनेटिक या इसको हम कह सकते हैं कि अनुवांशिक रोग है, हाँ। और इसकी खोज जो है वो सर गैरॉड ने की थी। इसमें सामान्य व्यक्ति में क्या होता है कि होमोजेनेस्टिक एसिड जो है, या इसको हम एल्केप्टॉन कहते हैं, इसका परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें भाग लेता है। जबकि कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब ये जीन अप्रभावी हो जाता है। वैसे अभी तक आपने देखा ये तीनों रोग जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें ये रोग कब उत्पन्न हो रहा है? जब जीन इनका अप्रभावी हो जाता है। जब प्रभावी रहता है तो ये रोग नहीं होता है। जब ये अप्रभावी होगा और प्रकट होने लगेगा तभी ये रोग आ जाता है। तो इस अवस्था में ऑक्सीडेज एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता, तो इसके फलस्वरूप एल्केप्टॉन की मात्रा रक्त में बढ़ने लग जाती है और ये मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है, इस रोग में होता क्या है कि जैसे ही मूत्र का विसर्जन होता है, बाहर निकलती है और वायु के संपर्क में आती है, तो वो एकदम से काला पड़ जाता है। तो इसी दशा को या इसी रोग को हम एल्केप्टुनेरिया कहते हैं।